गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व में समन्वय जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समन्वय को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम पदसोपान, आदेश की एकता और नियंत्रण का क्षेत्र पढ़ चुके हैं जो कि संगठन से ही संबंधित है। तो समन्वय को समझने से पहले हमें उसका अर्थ समझना होगा। समन्वय, आप अगर समन्वय की बात करते हैं तो समन्वय में एक सहयोग की जो है भावना आती है। समन्वय कोऑर्डिनेशन को कहते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे काफी सारे व्यक्तियों का एक संगठन है तो वो आपस में कार्य करते हैं। जब वह कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उनमें समन्वय नहीं होगा, अर्थात विचारों में मतभेद नहीं होगा। यदि विचारों में मतभेद होगा तो वो कार्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः किसी भी संगठन को सफल होने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। समन्वय संगठन के कार्यकलापों एवं गतिविधियों में उचित समन्वय, समायोजन तथा तालमेल स्थापित करने को कहते हैं। कहने का अर्थ है संगठन का कोई भी कार्य है, कोई भी कार्यकलाप है, कोई भी गतिविधि है, जब तक उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समायोजन नहीं होगा तथा तालमेल स्थापित नहीं होगा तब तक वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा और संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। सैगलर हडसन ने बताया है समन्वय कार्य की विभिन्न हिस्सों को परस्पर संबद्ध करने का सर्वत्र महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मतलब यदि किसी संगठन में विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, उनको आपस में संगठित करना है, उनको आपस में संयोजित करना है तो उसके लिए समन्वय आवश्यक है। तो ये तो बात हुई अर्थ की और परिभाषा की। मैंने यहाँ पे आपको एक ही परिभाषा बताई है, आप और भी परिभाषाएं लिख सकते हैं। अब यदि हम समन्वय की बात करते हैं, किसी भी संगठन में समन्वय क्यों आवश्यक होता है, कोई भी संगठन की आवश्यकता में समन्वय क्यों आवश्यक है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। समन्वय की आवश्यकता में फर्स्ट जो पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है संघर्ष और झगड़ों को दूर करना। यदि हम किसी संगठन की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि किसी भी संगठन में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी और विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते हैं। जब कार्य किया जाता है तो व्यवहारिक रूप से ये कहा जा सकता है कि उनमें आपस में उनके विचारों में मतभेद होगा। तो इन संघर्ष और झगड़ों को दूर करने के लिए संगठन में समन्वय आवश्यक है। कहने का अर्थ है किसी भी संगठन में संघर्ष और झगड़ों को दूर करने के लिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना, यदि कोई भी संगठन है, यदि उसमें समन्वय होगा, सहयोग होगा तो वो संगठन अधिक सफल होगा। उसका जो कार्य है वो समय पर पूरा होगा। कार्य यदि समय पर पूरा होगा तो संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो सहयोग की भावना यदि होगी तो समन्वय आसानी से किया जा सकता है। समन्वय के द्वारा दोहराव को भी रोका जा सकता है। दोहराव का मतलब होता है रिपीटेशन। किसी कार्य को, मान लो एक व्यक्ति है, एक कर्मचारी है, वो कोई कार्य कर रहा है और दूसरा कर्मचारी भी वो कार्य करता है, तो इससे क्या होगा, कार्य में दोहराव होगा। मतलब एक कर्मचारी सेम वही कार्य कर रहा है और दूसरा कर्मचारी भी सेम वही कार्य हो रहा है, तो दोहराव की भावना आ जाती है। तो इस दोहराव की भावना को रोकने के लिए समन्वय आवश्यक है। अतः कर्मचारियों और अधिकारियों में यदि समन्वय होगा तो अधिकारी जो है कर्मचारियों को अलग अलग कार्य बांटेंगे। अलग अलग कार्य बांटेंगे तो उनमें दोहराव की भावना नहीं होगी। यदि एक कर्मचारी एक कार्य करता है तो दूसरा कर्मचारी अन्य कार्य करेगा, जिससे कि संगठन में दोहराव नहीं होगा। चौथे पॉइंट की बात करें तो क्रमहीनता के कारण। क्रमहीनता का मतलब है कि समन्वय होगा तो क्रमहीनता कम होगी। क्रमहीनता मतलब कोई भी कार्य जो है वो क्रम से होगा। ऐसा नहीं है कि एक कर्मचारी को पहले कोई
कार्य दे दिया, फिर उसे दूसरा, फिर तीसरा। तो कहने का अर्थ है क्रम से कार्य कराने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। ये तो बात हुई समन्वय की आवश्यकता। तो किसी भी संगठन में यदि समन्वय होगा तो वहां पे संघर्ष और झगड़ों को समन्वय के द्वारा दूर किया जाएगा, उनमें आपस में सहयोग की भावना होगी, कार्यों के दोहराव को रोका जाएगा और क्रमहीनता को कम किया जाएगा। अब हम बात करते हैं समन्वय के प्रकार की। एक जो संगठन है उसमें कितने प्रकार के समन्वय होते हैं। तो समन्वय के प्रकार हैं, सबसे जो पहला समन्वय है वो है आंतरिक तथा बाह्य समन्वय। आंतरिक तथा बाह्य समन्वय। आंतरिक का मतलब आपको शब्द से स्पष्ट हो रहा है अंदर जो संगठन के अंदर जो समन्वय किया जाता है उसको आंतरिक समन्वय कहते हैं। और बाह्य समन्वय का मतलब है संगठन के बाहर जो समूह होते हैं उनमें जो संगठन होता है उसे बाह्य समन्वय कहते हैं। आंतरिक संगठन का अर्थ है विभिन्न इकाइयों, मतलब संगठन में जो विभिन्न इकाइयां होती है उनके मध्य जो समन्वय होता है उन्हें कहते हैं आंतरिक समन्वय। समझ में आ गया। और बाह्य समन्वय किसे कहते हैं? लोकमत, दबाव समूह, हित समूह। ये जो तीन समूह हैं इनके मध्य जो समन्वय होता है उसे कहते हैं बाह्य समन्वय। ठीक है। तो आंतरिक समन्वय जो होता है वो विभिन्न इकाइयों के मध्य होता है, जबकि बाह्य समन्वय लोकमत, दबाव समूह, हित समूह आदि संगठनों के द्वारा जो समन्वय होता है वो बाह्य समन्वय होता है। अब दूसरे प्रकार की बात करें तो वह है लंबरूप समन्वय तथा समतल समन्वय। लंबरूप मतलब जैसे कि हमने पद सोपान में पढ़ा था, लंबरूप समन्वय पद सोपान में हमने पढ़ा था कि जो अधिकारी है ये लंबरूप समन्वय होगा, पिरामिड आकार का। लंबरूप समन्वय ऐसा समन्वय होता है जो कि इकाई के विभिन्न स्तरों के मध्य किया जाता है। मतलब एक संगठन में विभिन्न इकाइयां हैं लेकिन वो इकाइयां भी कई स्तरों में बटी होती है, तो विभिन्न इकाइयों के स्तरों के मध्य जो समन्वय किया जाता है उसे लंबरूप समन्वय कहा जाता है। समतल समन्वय जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समान, समतल मतलब एक ही सरफेस पे। तो समतल समन्वय ऐसा समन्वय होता है जो प्रबंध के समान स्तरों के मध्य किया जाता है। जैसे यदि हम बात करें लंबरूप समन्वय में, यदि हम बात करें तो लंबरूप समन्वय में जैसे कि मान लो एक संगठन है, उसमें निदेशक है, उपनिदेशक है, नियंत्रक है, निरीक्षक है, सहायक निरीक्षक है। तो कहने का अर्थ हुआ निदेशक है, निदेशक के नीचे होते हैं उपनिदेशक, उपनिदेशक के नीचे होते हैं निरीक्षक, निरीक्षक के नीचे होता है उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक के नीचे होते हैं सहायक निरीक्षक। इस प्रकार जो ये लंबरूप मतलब कहने का अर्थ है निदेशक के नीचे उपनिदेशक, उपनिदेशक के नीचे निरीक्षक और निरीक्षक के नीचे उपनिरीक्षक कार्य करते हैं। तो इनके मध्य जो समन्वय होगा उसे हम कहेंगे लंबरूप समन्वय, क्योंकि ये इस प्रकार से लंबे रूप में है इसलिए इसे लंबरूप समन्वय कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो लंबरूप समन्वय ऐसा होता है जो इकाई के विभिन्न स्तरों के मध्य होता है, उसे कहते हैं लंबरूप समन्वय। और प्रबंध के समान स्तरों के मध्य, समान स्तर मतलब एक सेम पोजीशन के जो अधिकारी हैं, कहने का अर्थ है यदि हम समतल समन्वय की बात करें तो समतल समन्वय क्या होगा? जो अधिकारी हैं, अधिकारियों का दूसरे अन्य अधिकारी के मध्य, मतलब एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी से, एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी से जो समन्वय होता है वो कहलाता है समतल समन्वय, क्योंकि ये प्रबंध के समान स्तर है। समझ में आ गया आपको? अब हम बात करते हैं
जी, अब हम बात करते हैं समन्वय की क्या क्या विधियां होती हैं। समन्वय की विधियों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहली है औपचारिक, जैसा कि मैं वहां आपको बता चुकी हूँ, या आप नोट कर लीजिए। समन्वय की जो विधियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक। औपचारिक जो विधियां होती हैं वो संगठन में जानबूझकर बनाई जाती है। जैसे औपचारिक का मतलब होता है संगठन में जानबूझकर जो कार्य किया जाता है उसे औपचारिक समन्वय कहते हैं, और अनौपचारिक समन्वय जो कि अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है मानवीय संवेदनाओं के आधार पर। मतलब जैसे व्यक्ति हैं, अब व्यक्ति आपस में मिलेंगे, व्यक्ति आपस में संपर्क करेंगे, कार्य के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वो जिस प्रकार का कार्य किया जाता है वो है अनौपचारिक कार्य। यदि हम औपचारिक तरीकों की बात करें तो औपचारिक तरीकों में ये जो सात कार्य हैं वो आता है। पहला है नियोजन, दूसरा है संगठनात्मक तरीके, तीसरा है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा, चौथा है अंतर्विभागीय समितियां, पांचवा है वित्त मंत्रालय, छठा है गृहपान क्रियाएं और सातवां है संचार संबंध। तो यदि हम नियोजन की बात करें, नियोजन का अर्थ हम पोस्टकॉप दृष्टिकोण में पढ़ चुके हैं। पोस्टकॉप दृष्टिकोण जिसमें कि मैंने बताया था आपको प्लानिंग, पोस्टकॉप प्लानिंग। तो नियोजन का अर्थ है कार्यों की रूपरेखा तैयार करना। तो समन्वय की जो विधियां हैं वो औपचारिक तरीकों की यदि बात करें तो सबसे पहले किसी भी संगठन में नियोजन के द्वारा समन्वय किया जा सकता है। दूसरा है संगठनात्मक तरीके। संगठनात्मक तरीकों में आता है कि मान लो कर्मचारी और अधिकारी कार्य कर रहे हैं, वे कर्मचारी अधिकारी जो कार्य करते हैं आपस में मिलकर जो कार्य करते हैं वो कहलाते हैं संगठनात्मक तरीके। तो इन संगठनात्मक तरीकों के माध्यम से समन्वय किया जा सकता है। तीसरा है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल सचिवालय। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल में कई मंत्री लोग होते हैं और मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित जो भी मंत्री हैं वो अपने स्तर पर कार्य करेंगे। उनके द्वारा जो समन्वय किया जाता है वो है औपचारिक समन्वय। कई अंतर्विभागीय 14 है अंतर्विभागीय समितियां। अंतर्विभागीय समितियों का मतलब है विभागों के अंदर जो समितियां कार्य करती हैं उन समितियों के मध्य जो समन्वय होता है वह है अंतर्विभागीय समितियां। तो कई अंतर्विभागीय समितियां कई प्रकार के संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करती हैं, आपस में संयोजित होकर कार्य करती हैं, तो वह है अंतर्विभागीय समितियां। अब वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय में भी बजट से, जैसे कि वित्त मंत्रालय संबंध में आता है, बजट से संबंधित कार्य जो है वो सभी वित्त मंत्रालय में होते हैं। तो वित्त मंत्रालय में कई विभाग होते हैं, कई अधिकारी होते हैं। तो विभाग और अधिकारी जो मिलकर के वो वित्त मंत्रालय से संबंधित या बजट से संबंधित सभी कार्य करेंगे। अब है गृहपान क्रिया। अब जैसा कि गृहपान क्रियाएं जो होती हैं, गृहपान मतलब जो भी गृहपान से संबंधित क्रियाएं जो हैं वो भी समन्वय से संबंधित कार्य करती हैं। या यह भी औपचारिक तरीका है जिससे कि समन्वय किया जा सकता है। संचार साधन का मतलब ये है कि मान लो अधिकारी और कर्मचारी आपस में कार्य कर रहे हैं, मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो कुछ संचार के साधन हैं जैसे कि टीवी के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से अधिकारी अपनी बात किसी भी प्रकार से पहुंचा सकते हैं जन माध्यम के आधार पर। तो संचार साधन के माध्यम से भी समन्वय किया जा सकता है। तो ये हुए जो नियोजन है, संगठनात्मक तरीके हैं, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल सचिवालय, अंतर्विभागीय समितियां, वित्त मंत्रालय, गृहपान क्रियाएं और संचार संबंध। ये 7 क्रियाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा समन्वय किया जा सकता है। तो ये है औपचारिक तरीके। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक तरीके की। अनौपचारिक तरीकों में अनौपचारिक जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसके लिए जानबूझकर कोई क्रिया नहीं की जाती। इसमें व्यक्ति आपस में मिलते हैं, वो अपने विचार एक दूसरे के साथ
साझा करते हैं। तो इन विचारों के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क बनते हैं। तो व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से जो समन्वय किया जाता है वो है अनौपचारिक तरीके, जिसके माध्यम से समन्वय किया जाता है। दूसरा है भावुकता भरी अपील। भावुकता भरी अपील में ये है कि जो अधिकारी है, एक तरीका होता है कि अधिकारी जो है वो कर्मचारियों को निर्देश दे। कर्मचारी को यदि निर्देश देंगे तो उन्हें वो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन कई बार अधिकारियों को अपना कार्य कराने के लिए भावुकता भरी अपील का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके माध्यम से भी समन्वय किया जा सकता है। तीसरा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों के माध्यम से भी समन्वय किया जा सकता है। अलग अलग जो पार्टियां होती हैं, अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से समन्वय की क्रियाओं को संचालित करती हैं। राजनीतिक दल में कई मंत्री होते हैं, वो मंत्री आपस में समन्वय के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दल, भावुकता भरी अपील और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से भी समन्वय किया जा सकता है। तो हम दो तरीके पढ़ चुके हैं समन्वय की विधियों के। पहला है औपचारिक तरीके और दूसरा है अनौपचारिक तरीके। औपचारिक तरीकों में हमने 7 साधनों के बारे में अध्ययन किया था और अनौपचारिक तरीके में 3 जो क्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। ये आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं, कोई भी संगठन है वो संगठन सुचारू रूप से चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें बाधाएं आती हैं। किसी भी संगठन में समन्वय यदि किया जाता है तो उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। सबसे पहले जो बाधा है वो है संगठनों का विकास। समन्वय में बाधाएं। समन्वय में बाधाओं में पहला जो है वो है संगठनों का विकास। पहला है संगठनों का विकास। कहने का अर्थ है कि कोई भी संगठन है वो संगठन छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो संगठन में जो बड़े संगठन होते हैं, हम देखते हैं कि संगठनों का जो विकास है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कई पुराने संगठन भी आगे चलते जा रहे हैं और नए संगठनों का विकास हो रहा है। तो जितने भी नए संगठन होंगे उनमें समन्वय कम होगा, क्योंकि जितना बड़ा संगठन होगा उनमें समन्वय करना आसान नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा संगठन होगा उसमें उतने ही कर्मचारी होंगे, तो सभी कर्मचारियों से कार्य कराने में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो संगठनों का विकास भी समन्वय में एक बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा है विशेषीकरण। विशेषीकरण यदि हम बात करें, कोई भी संगठन है उसमें तकनीकी कर्मचारी अलग होते हैं और प्रशासनिक कर्मचारी अलग होते हैं। तो विशेषीकरण के माध्यम से भी समन्वय में बाधाएं आती हैं। विशेषीकरण कहने का मतलब है कि तकनीकी कर्मचारी होंगे, यदि उन्हें तकनीकी से संबंधित कार्य दिए जाएंगे तो वो आसानी से कर सकते हैं, और प्रशासनिक कर्मचारी हैं यदि उन्हें प्रशासन से संबंधित कार्य देंगे तो वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि कर्मचारियों को तकनीकी कर्मचारी यदि उसे आप प्रशासनिक कार्य भी देंगे और तकनीकी कार्य भी देंगे तो वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा। कार्य यदि नहीं कर पाएगा तो वो समय पे पूरा नहीं होगा तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो विशेषीकरण भी एक समन्वय में बाधा डालता है। तीसरा है लोक प्रशासन के आकार में वृद्धि। लोक प्रशासन के आकार में वृद्धि।
यदि हम पहले से और वर्तमान की तुलना करें तो लोक प्रशासन का विकास पहले की तुलना में अधिक हुआ है। लोक प्रशासन का यदि विकास हुआ है तो वहाँ पे जो संगठन है वो भी बढ़े हैं। तो लोक प्रशासन के आकार में वृद्धि से भी समन्वय में मुश्किलें आई हैं, क्योंकि लोक प्रशासन का आकार, जैसे कि हमने संगठन की बात करी कि संगठन में अधिकारी और कर्मचारी बढ़ते हैं, उसी प्रकार से लोक प्रशासन यदि दिन में दिन वृद्धि करेगा तो उनमें समन्वय लाना आसान नहीं होगा। तो ये तीन बाधा है, संगठनों का विकास, विशेषीकरण और लोक प्रशासन के आकार में वृद्धि, ये तीनों के माध्यम से ही समन्वय में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इन बाधाओं को एक उचित तरीके से दूर किया जाना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा समन्वय जो है वो संगठन में जो कार्य किए जाते हैं उसमें आपस में किस प्रकार से कार्य किए जाएं, किस प्रकार से सहयोग के द्वारा कार्य किए जाएं, कर्मचारी और अधिकारियों में किस प्रकार से सहयोग किया जाए, वो कहलाता है समन्वय। समन्वय जो है वो विभिन्न इकाइयों, उप इकाइयों के मध्य जो कार्य किया जाता है वह भी समन्वय कहलाता है। फिर हमने समन्वय के प्रकार के बारे में, समन्वय की क्या आवश्यकता होती है संगठन में, फिर समन्वय के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। समन्वय के क्या तरीके होते हैं, औपचारिक तरीके भी और आंतरिक तरीके, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके के बारे में भी अध्ययन किया। समन्वय के प्रकार में भी हमने दो प्रकारों में बांटा है, जिसमें कि बाह्य समन्वय भी है और आंतरिक समन्वय भी है, दूसरा लंबरूप समन्वय भी है और समतल समन्वय भी है। फिर हमने समन्वय की बाधाओं के बारे में किया कि समन्वय में क्या क्या बाधाएं आती है। तो समन्वय जो है, समन्वय से संबंधित जो क्या प्रश्न आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। छोटे प्रश्न में आपसे पूछेंगे समन्वय का अर्थ बताइए। समन्वय का अर्थ आप बता सकते हैं। समन्वय का क्या अर्थ होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें आप परिभाषाएं भी लिख सकते हैं, समन्वय की क्यों आवश्यकता होती है ये भी आप बता सकते हैं। तो शॉर्ट प्रश्न में यदि आपके पास आएगा तो आप समन्वय के अर्थ का वर्णन कर सकते हैं। अगर निबंधात्मक प्रश्न की बात करें समन्वय का अर्थ प्रकार विधियों एवं तरीकों के बारे में समन्वय के तरीकों का या इस तरीके से भी बन सकता है। समन्वय का अर्थ क्या है, समन्वय के प्रकार तरीकों विधियों एवं बाधाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए।
जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि कोई भी प्रश्न है उसको स्टार्ट करने का तरीका होता है कि समन्वय, आजकल समन्वय से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं तो आप सबसे पहले समन्वय का अर्थ बताइए, फिर परिभाषाएं बताइए, फिर उसके प्रकार बताइए, फिर विधियां बताइए, तरीके और लास्ट में बाधाओं के बारे में और निष्कर्ष के बारे में बताइए। तो जो पॉइंट हमें लेने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो निबंधात्मक प्रश्न है जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बता सकते हैं? सबसे पहले आप अर्थ फर्स्ट नंबर पे आप बताएंगे, फिर परिभाषाएं, परिभाषाओं में आप तीन परिभाषाएं बता सकते हैं, फिर समन्वय के प्रकार, फिर समन्वय की विधियां, समन्वय में क्या बाधाएं आती है, और जब आपका प्रश्न समाप्त होता है, जब आप ये सारा कुछ बता देते हैं उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष का अर्थ होता है कि आपने जब पूरा प्रश्न कर लिया है तो आपको समन्वय के बारे में क्या समझ आया, उसमें आप उसके निष्कर्ष के बारे में बताएंगे कि समन्वय किसी संगठन के लिए क्यों आवश्यक है, समन्वय के जो प्रकार हैं वो आप थोड़ा बता दें। तो निष्कर्ष में आप जो 6-7 लाइन है उसके बारे में आप उस प्रश्न के बारे में संक्षेप में उसका वर्णन कर देंगे। तो ये 6 पॉइंट है जो आपको एक निबंधात्मक प्रश्न में ध्यान रखना होगा। रही बात अब समन्वय के प्रकार की, जैसे कि आप समन्वय का प्रकार बता रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो कोई भी प्रश्न है उसे आप चार्ट के माध्यम से बताएंगे। तो समन्वय के प्रकार में आपने यदि चार्ट के माध्यम से बताया है तो समन्वय के प्रकार, एक तरीका तो ये है कि आप ये इस तरीके से बता दें, जैसे कि आंतरिक, या बता दें आधार, फिर आप बता दें लंब, और फिर समतल। फिर आप इनको डिवाइड कर देंगे कौन कौन सी इकाइयों में बटे हुए, ये आप आगे इसको डिवाइड करके बता सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और डायग्राम का है कि आपने समतल के प्रकार दिया है यहाँ पे, फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप समतल की जो विधियां बताई हैं, समतल की विधियां, उसको भी इसी प्रकार से डायग्राम के साथ में समझा सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न है आप उसमें यदि 2 या 3 डायग्राम दे देंगे तो आपका जो प्रश्न है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। जैसे आपने समन्वय की विधियां बताया है, तो आप ये समन्वय की विधियां यहाँ बता देंगे या फिर इसके अंदर लिख देंगे। आप यहाँ पे आप उनके नाम लिख देंगे, जो समन्वय की विधियां हैं या समन्वय के प्रकार हैं। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, समन्वय जो मैंने आपको आज समझाया। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।